जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हुए 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर कितना बदला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। सरकार जम्मू कश्मीर में इन 5 सालों में तरक्की विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हालात क्या हैं? ओवरऑल एक प्रीव्यू जम्मू कश्मीर का तरक्की विकास खुशहाली और साथ ही साथ सुरक्षा हालात को लेकर, अलगाववाद अलगाववादी विचारधारा को लेकर कितना आगे बढ़ पाया, कितना बदल पाया है, इसी खबर पर आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। और पोस्टमार्टम में आज के हमारे खास मेहमान हैं, मेरे ठीक दाएं बैठे हैं एसएस सम्याल साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, कश्मीर में काफी समय तक काम कर चुके हैं इंसर्जेंसी के दौरान भी। और आगे हमारे साथ मौजूद हैं नवीन नवाज साहब, वरिष्ठ पत्रकार, कश्मीर के हालात, कश्मीर की नब्ज को भली भांति टटोलते हैं, परखते हैं। सम्याल साहब, किस तरह से, सबसे पहले तो हम एक सिक्योरिटी सिनेरियो के हिसाब से, एक सिक्योरिटी प्रीव्यू के हिसाब से क्या मानकर चलें कि पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सुरक्षा हालात और उसके बाद आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर सुरक्षा हालात किस तरह से आप देखते हैं, क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर? सुरेंद्र जी, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, 370 धारा के हटने से पहले जिस प्रकार की हालात वैली के अंदर में थे वो काफ़ी मुश्किल हालात थे, ख़ास करके सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और सिक्योरिटी फोर्सेस उस वक़्त अपनी तरफ से बहुत बेखूबी से काम कर रहे थे, परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके काम करने के अंदर में बहुत सारी अड़चनें आती थी, रुकावटें स्टेट गवर्नमेंट्स में वो अड़चनें थी, क्योंकि उस वक़्त की डिस्पेंसेशन जो थी, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी, उनका जो सोच विचार था और जो फौज का या सिक्योरिटी फोर्सेस का सोच विचार था, वो देखने में या टीवी के ऊपर या किसी जगह में बातचीत करने में ही पता लग जाता था कि ये जो तालमेल है ये ठीक से नहीं बैठा हुआ, मेल नहीं खा रहा था, जिसके कारण से सिक्योरिटी फोर्सेस जो चीज़ करना चाहती थी वो नहीं कर पाती थी कभी कभी। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तरफ से जो करना था वो किया और उसके हमें अंजाम भी भुगतने पड़े सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो उस वक़्त के जो हालात थे कि ख़ास करके वैली के अंदर में काफ़ी मैं कहूँ तो मुश्किल हालात थे, क्योंकि उस वक़्त जो लोकल पॉपुलेशन थी वो भी काफ़ी हद तक, ख़ास करके उस वक़्त जो मेरी नॉलेज में थे जमायती, जो जिनको हम कहते थे या लोग कहते थे, वो पूरी तरह से मोटिवेटेड थे कि जो उनका मुद्दा था कि भाई आज़ादी आज़ादी आज़ादी, उससे मोटिवेटेड थे। और यहाँ तक मैं आपको अगर कहूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन जो है, मैंने जो देखा था 1986 में 86 में मैं गुरेज में था, और उस वक़्त हमने अपनी गवर्नमेंट को आगाह किया था कि अब जो है जमायते तुलबा जो है वो रिक्रूटमेंट कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा, यार आप गुरेज में बैठे हो, मज़ा करो, यहाँ ऐश करो, यहाँ काम क्या करना है? आपको एक यहाँ अच्छी जगह मिली, अकेली बटालियन है, आप आराम से बैठो यहाँ पर। लेकिन उस वक़्त हमने आगाह किया था और उस वक़्त हमने इन्फिल्ट्रेशन रूट भी इनको दिए थे कि यहाँ से आते हैं। लेकिन उस वक्त नहीं हुआ तो वो बढ़ता गया। ये जो एक सम्याल साहब, ये एक परसेप्शन था कि जो पिछली सरकारें रही उन्होंने सेना के सुरक्षा एजेंसियों के बड़े हाथ बांध कर रखे थे, तो अगली सरकार आई, उन्होंने पूरी खुली छूट दे दी। तो क्या अब एक चीज, दूसरा ये भी हमने कई बार देखा कि जब ऑपरेशंस होते थे घाटी में तो लोगों की तरफ से बड़ा हल्ला बोल दिया जाता था, ऑपरेशंस में रुकावट होती थी, सिविलियन किलिंग्स हो जाती थी, कई बार जो है वो इस तरह के हालात भी बन देते थे। क्या आज ये सब नहीं हो रहा? वो बदलाव हुआ, एक बड़ा बदलाव हुआ? डेफिनेटली। देखिए, आज के हालात जो है, अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में पूरी आज़ादी है, जो वो करना चाहते हैं
within the parameters which have been laid down by the नेचुरली वो तो है ही। गवर्नमेंट एंड द आर्मी ऑल्सो। तो उस पैरामीटर्स के अंदर में जो कार्रवाई करनी है वो करने की उनके पास पूरी छूट है। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मैं ये कह रहा हूं कि जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, अब मैंने अगर आज फलाना इलाका में ऑपरेशन करने हैं तो लोकल पॉलिटिशियन जो है उनको डिसरप्ट करता था उसको। और बीच में उनका दखल अंदाजी हो जाती थी, इंटरफेरेंस हो जाता था। अब वो नहीं, जिसके कारण से हमारी जो है रिस्ट्रिक्शन पे उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि जम्मू कश्मीर में अब असेंबली है नहीं, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर यहाँ है नहीं, तो इसलिए वो पॉलिटिकल दखल अंदाजी तो खुद ही खत्म हो गई, बंद हो गई। तो यहाँ नवीन साहब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। प्रधानमंत्री का ये बयान कि 5 अगस्त 2019 धारा 370 खत्म होने के बाद, कल उनका बयान भी रहा कि जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हुई है। इस बयान को किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं आप कि जम्मू कश्मीर में किन किन मायनों में नए युग की शुरुआत हुई है जो पहले नहीं हुई थी? आप देखें प्रधानमंत्री का जो बयान है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो एक नया युग शुरू हुआ है, इस बयान में कोई नई बात नहीं है। 5 अगस्त 2019 को जब तब भी यही बयान था, आज भी बयान था और आज भी यही बयान है। उस वो नए बयान को आप उस तरह से देखें, वो गिनते हैं कि कश्मीर में स्ट्रीट वायलेंस बंद हो गया है, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, आपके पास 1,19,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, पिछले प्रपोजल्स आए हैं, ठीक है। वो उसको उस तरह से भी गिनते हैं, स्ट्रीट वायलेंस कम हो गया है। देन फिर वो गिनते हैं कि वहां पे आपके पास आज की डेट में वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देने वाला कोई नहीं है, हड़तालें नहीं हो रही, पत्थरबाजी नहीं हो रही, बंद नहीं हो रहे। हाँ। क्यों बंद हुई है उसका एक अलग कारण है। तो लेकिन उसका वो जो एक इम्पैक्ट जो आम आदमी के दिलो दिमाग में गया है, ठीक है ना कहीं इसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हुई है आम आदमी में। तो आपका वो ओवरऑल उसका असर जो है पूरी सोसाइटी पे आता है, आपकी पूरी स्टेट पे आ रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये एक नए युग की शुरुआत है, ठीक है ना। तो अदरवाइज क्या था, पहले आपके पास क्या था कश्मीर में, अगर आप 2012 के ऑनवर्ड्स देखें, मैं 2010 का जो वहाँ आप कहेंगे वहाँ रेगुलर स्ट्राइक्स रही, लेकिन 2012 के आगे का अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपके पास हर तीसरे दिन या चौथे दिन इनकाउंटर हो रहा था, हर किसी मोहल्ले में पथराव हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं बंद हो चुकी हैं, इन्वेस्टमेंट आया है। अब लोग आपको कहते हैं वो पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग जो है, पाकिस्तानी झंडा नहीं निकल रहा है, और जो एकीकरण जो कहते हैं कि हमारा आर्टिकल 370 जो था और आर्टिकल 35A है जो आपने हटा दिया है, जो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और इंडिया का जो कंप्लीट मर्जर जो था, तो उसको जो रोके हुए था वो 370 ने रोका हुआ था, हमने वो दीवार गिरा दिया, दीवार गिरा दी है, उन्होंने ये कहा है। अब पर्सपेक्टिव में तो इसलिए वो कहेंगे कि नए युग की शुरुआत हुई है। तो हम ये कहेंगे कि अगर उससे शुरुआत की हम ये कहेंगे तो फिर उस हिसाब से कहेंगे जम्मू कश्मीर तो अभी बच्चा है छोटा सा। ये कुछ पैरामीटर्स बताए जाते हैं कि G20 समिट देखिए यहाँ हो रहा है, टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, हड़तालें बंद हो गई, पत्थरबाजी बंद हो गई, अलगाववाद जो है वो खत्म हो रहा है। ये कुछ मेजर पैरामीटर्स बताए जाते हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर जो है वो बदल रहा है या बदल गया है। देखें आप टूरिज्म का अगर कोई कहे कि भाई टूरिज्म के बढ़ने से आप इसे नॉर्मल गिने, हाँ। तो मैं नहीं मानता उसको, ठीक, मैं उसको कभी नहीं मानूंगा कि भाई टूरिस्ट बड़े आ रहे हैं। अगर आप पिछला डाटा निकाल लें आप, तो अगर आप बीच में 2-4 जैसे 2008 या 2009 फिर यहाँ 2010, अगर आप इन तीन सालों को छोड़ दें, 3 वर्षों को छोड़ दें, और उसके बाद 2014 को अगर छोड़ दें, तो अगर आप डाटा कंपेयर करेंगे 96 ऑनवर्ड्स करेंगे, तो आपके पास जो टूरिज्म है कश्मीर में वो रेगुलर बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। ठीक है। अगर नॉर्मलसी को आपने गिनना है तो अफगानिस्तान में भी जो है टूरिज्म जो है वो पिछले 15-20 सालों में बढ़ा है। हालांकि क्या है, अफगानिस्तान में तो डिस्ट्रक्शन जोन है ना वो, तो आप उसको टूरिज्म को उस तरह से नहीं जोड़ें। मैं जो नॉर्मलसी को जोड़ूंगा वो सोचूंगा कि दिमाग में जो आपका जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आम लोगों में आई है। देखें, मैं इसको इसलिए भी कहता हूं कि ये बड़ा, पहले दिल्ली वगैरह से या पंजाब से कोई भी लोग आपके रिलेटिव या जानने वाले जब आते थे ना, वो पहले पूछते थे हालात कैसे हैं, कि वो क्या है कि वो कहते हैं हम किसी ने एक अलग एलियन कंट्री में जा रहे हैं। लेकिन अब वो ऐसा नहीं पूछते हैं, अब वो कश्मीर आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कहीं जीता है। ठीक,
अब हम दावे के साथ यहाँ वो हम दावे के साथ सुरक्षा सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसे आप बात कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं। लेकिन अब इसका दूसरी तरफ भी अगर आप देखें, अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है कि क्या लोकल्स में है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं क्या उनमें डेवलप हुई है, ठीक है, तो मैं ये मानूंगा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा वो सही कहा है। मैं प्रधानमंत्री के पर्सपेक्टिव की बात, मैं अब एक आम जम्मू कश्मीर के नागरिक की हैसियत से कहूंगा कि क्या उसमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। आपके पास क्या है, आपके पास कश्मीरी पंडित हैं, है ना, माइग्रेट करके आए हैं वहां से, 10 साल से बीजेपी है हुकूमत में, और 5 साल से आपके पास क्या है, यूनियन टेरिटरी है जिसको सीधा आप दिल्ली कंट्रोल कर रही है। आप ये बताएं पिछले 5 सालों में कितने कश्मीरी पंडित जो हैं, जो माइग्रेंट थे, जिन्होंने वहां जाके बसे हैं, वापस जाके वो तो कई चीजें रही, टारगेट किलिंग हुई, जो बाहरी मजदूर हैं वो उनको भगाया गया, बहुत सारी चीजें हुई हैं। देखिए बाहरी मजदूरों वाला अगर आप कहेंगे तो 2005-6 में भी ये हुआ था। ताबिंदा गनी एक लड़की थी, उसका रेप, छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ रेप हो गया उधर कुपवाड़ा में। तो कश्मीर में पूरी एक मूवमेंट चली थी कि जितने बाहरी मजदूर हैं इनको बाहर निकाला जाए। वो एक अलग कारण है क्योंकि वहाँ बाहरी लोगों को उस समय क्या गिना जाता था कि ये सिंबल ऑफ इंडिया है। जैसे उन्होंने कहा ना सिक्योरिटी फोर्सेस की बात है, मैंने देखा ना, तो वो सिक्योरिटी फोर्स या जब बाहर का जो आदमी है वो उसे सिंबल ऑफ इंडिया गिनते रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन, आम कश्मीरी नहीं। आप कहेंगे पूरा कश्मीर ऐसे उनको गिनता हो तो वो नहीं रहा है। तो अभी टारगेट किलिंग से अगर आप टारगेट किलिंग कितनी हुई है, 20 हुई है, 21 हुई है, 30 हुई है, 30 हुई है ना, तो वो कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो यहाँ सुमैल साहब, ये क्या इन पैरामीटर्स को एक बेसिक आधार मान लिया जाए कि इन पैरामीटर्स पर सरकार कुछ हद तक कामयाब हुई है तो इसका मतलब कश्मीर में हम जीत गए, कश्मीर के अलगाववाद को खत्म करने में, अलगाववाद के विचार को खत्म करने में हम जीत गए, कि टूरिज्म बढ़ गया, G20 समिट वहां पे हो गया, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज का जो ग्राफ है वो थोड़ा कम ज्यादा हो गया। और या एक चीज और, मैं थोड़ा सा अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो है वो हमने भी खबर की थी कि एक तरफ तो हम हालात संभालने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स बढ़ी हैं, टारगेट किलिंग जो है वो हुई है, अभी फिलहाल नहीं हो रही, इंसिडेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं जम्मू में, खास करके अब शिफ्ट जो हुआ है जम्मू की तरफ हुआ है। और इन्हीं हालात के चलते कुपवाड़ा में सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से यह ऑर्डर निकाला गया कि स्पेशल विजिटिंग सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के कुछ फॉरवर्ड एरियाज में आपको जाना है घूमने के लिए तो आपको वो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। तो ये पैरामीटर्स जो है वो कैसे देखते हैं आप एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर? देखिए, मैं आप सुरेंद्र जी ये कहूँ अगर कि ये जो आपने बातें कही कि G20 हो गया, टूरिस्ट बढ़ गए, ये सरकार कह रही है ना कि हाँ, ये हाँ, कह रहे हैं सरकार कि ये हालात ठीक हो गए जम्मू ये कश्मीर सरकार जो कह रही है, ये जो है एक नेशनल पर्सपेक्टिव है, एक नेशनल बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, एट इंटरनेशनल लेवल द नेशन इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अपने आप को कि भाई हमने हालात नॉर्मल कर दिए, बिकॉज वहाँ G20 हो गया। या पोल परसेंटेज जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट वो एक हवाला दिया जाता है उसमें कि दिया गया है कश्मीर के लोग जो है भारत के लोकतंत्र में विश्वास कर रहे हैं, देखिए मोहर लगा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल जो टेस्ट इनका आएगा वो आएगा असेंबली में। जब असेंबली के इलेक्शन होंगे तो पता लगेगा कि आपकी क्या से है कश्मीर में। जम्मू की बात छोड़ दीजिए, दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि अभी जम्मू के एरिया को वो कर रहे हैं करके, उसमें पहले मैं बात कर देता हूँ, बाकी उसके बाद करूँगा। देखिए, जम्मू का इलाका जो है और कश्मीर का इलाका है, कश्मीर में एक अच्छा एंटी इन्फिल्ट्रेशन सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, पिछले काफी समय से काम कर रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी समय से वो बना है और उसको और सुदृढ़ बनता जा रहा है वो, जिसके कारण से प्रेशर जब वहाँ पे पड़ा और देखा कि भाई यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से हिंदुस्तान ने ये सोच लिया कि भाई गवर्नमेंट ने सोच लिया कि यहाँ तो हालात नॉर्मल हैं, यहाँ से लोगों को निकाल दिया जाए, फ़ौज को निकाल दिया जाए और फ़ौज को दूसरे सेक्टर में ईस्टर्न लद्दाख में यहाँ से भेज दिया। बिल्कुल। अब ये देखिए, जितनी मेहनत सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को शांत करने में करी थी करके, वो सारी बेकार हो गई। क्या ये पॉलिटिकल क्रेडिट लेने के लिए ऐसा किया गया, जबकि जमीनी हालात हमें लगता है ऐसी इजाजत नहीं देते थे आपको? देखिए, ये अब इसके ऊपर मैं अगर कहूँ कि पॉलिटिशियन, क्योंकि देखिए आर्मी जब काम करती है तो वो अपना काम आर्म फोर्सेस ये बता देती है कि हमें ये चाहिए। नहीं, हमने चलिए कश्मीर में कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली,
लेकिन जम्मू में सिरदर्द परेशानी बढ़ा ली। जम्मू में जो है वो टेरर एक्टिविटीज का, इंसिडेंट्स का फ्लो बढ़ गया। ये बढ़ा है प्राइमरीली क्योंकि हम लोग इस जम्मू के इलाके को भूल गए। हम लोगों ने जो मतलब मैं कहूँ कि आर्मी लेवल के ऊपर में इसके ऊपर में डिसीजन नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, ये डिसीजन तो सेंटर का है। जो भी नेशनल लेवल पे बैठे हुए हैं ये उनका डिसीजन है कि क्या हमें अभी यहाँ से कुछ शिफ्ट करना है। वो अपना यहाँ पर डायरेक्शन देंगे कि भाई देखिए आर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसको हम निकालें तो क्या होगा। सुहेल साहब, जो सबसे मेजर आर्मी अपना प्रपोजल देती है, जो सबसे मेजर कंसर्न है वो ये कि एक सेपरेटिस्ट माइंडसेट, प्रो पाकिस्तान माइंडसेट, और वो जो विचार जिसको खत्म करने के लिए ही ये सारी एक्सरसाइज की गई जी, कि उसको खत्म किया जाएगा। क्या उसके ऊपर ये टेरर इकोसिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या उसमें बदलाव हुआ है? देखिए अभी 370 खत्म होने के बाद सुरेंद्र जी ये उसमें आप कितना सक्सेसफुल हो पाए हैं? देखिए 370 के बाद में या 370 के पहले, जहां तक सिक्योरिटी फोर्स का सवाल है, उनके लिए तो ये एक टास्क है और वो टास्क को अपना करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये टास्क जो है हमारा, जो आप कह रहे हो टेरर का ये स्ट्रक्चर है, जो ये सीजनल है। कुछ एक सीजन ऐसे आते हैं जहां की इनके अंदर में स्पर्ट होता है, ठीक है, बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। खास करके जबकि बर्फ पिघलती है तो उस वक्त, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स बढ़ रही है, तो उस वक्त उनकी ये रहती है कि इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए, क्योंकि वो टाइम होता है कि आप इन्फिल्ट्रेट कर दो और उसके बाद में साल भर में लगे रहो, जो भी काम चल जाएगा। लेकिन वो चीज़ जो इन्फिल्ट्रेशन की थी, वो जो वैली का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, वहाँ हमने अपना ग्रिप्स मतलब है सख्त बनाने के कारण उसको जो है मैक्सिमम उसको रोक दिया हुआ। इन टेम्परेरी पैरामीटर्स को परमानेंट पीस एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता ना, बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए ये जो है परमानेंटली, मैं ये कहूँगा कि देखिए कश्मीर के अंदर में नॉर्मलसी के लिए मेरा जो अपना मानना है, मैं तब मानूंगा जब कश्मीर के लोगों का हम कॉन्फिडेंस जीतेंगे, वो आगे आके कहेंगे हमें कि हम आज ये पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहते हैं, हम ये काम करना चाहते हैं। इन 5 सालों में आपको लगता है कुछ पेशरफ्त हुई है? देखिए, कुछ कामयाबी मिली है हमें? डेफिनेटली हमने कुछ स्टेप्स आगे बढ़ाए हैं, डेफिनेटली उसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कुछ स्टेप आगे बढ़ाए हैं, लेकिन जितना हम चाह रहे हैं और जिस प्रकार से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे आने चाहिए थे वो नहीं आए। नहीं, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं सुरेंद्र, वैसा नहीं, उसमें फर्क है। जो जैसे आपने पहले भी कहा था कि जो ग्राउंड लेवल है और जो वैसे कहने की बात है, उसमें अंतर है। वो अंतर जब तक हम दूर नहीं करेंगे, वो दूर तब होगा कि जब हम हर एक कश्मीरी का कॉन्फिडेंस जीतने में सफल होंगे। और वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब उनको यकीन होगा कि जो हम कह रहे हैं वो होगा। उस अंतर को दूर करने के लिए भारत सरकार कितना आगे बढ़ी है, जम्मू कश्मीर का आवाम उस तरफ कितना रिस्पॉन्सिव हुआ है, कितना आगे बढ़ा है। और दूसरा पहलू ये, जिस तरह से ये हमने बात कही कि टेरर इकोसिस्टम, एक सेपरेटिस्ट माइंडसेट, एक प्रो पाकिस्तान माइंडसेट, प्रो टेरर माइंडसेट जो है वो एक बात। दूसरा ये, अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट इलेक्शन में इंजीनियर रशीद की जीत, जमात इस्लामी को लेकर भी पिछले दिनों हमने भी चर्चा की। तो दोनों चीजों को हम अगर कंपेयर करते हैं तो क्या स्थिति बन रही है? आप देखें, आपको ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2008 में अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ, बिल्कुल, सरकार गिर गई। गुलाम नबी आजाद साहब उस समय सीएम थे। पूरे कश्मीर में आग लगी हुई थी, जम्मू में भी लगी हुई थी आग। लोगों को लगा कि यहाँ वोट डालने कौन निकलेगा, तो उस वक्त भी वोट पड़े। यही आप उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुए, जब तब भी लोग निकले। पंचायत इलेक्शन हुए, लोग तब भी बाहर निकले। सरकार पोल परसेंटेज का हवाला दे रही है। देखिए कश्मीर में 50 से ज्यादा % पोल होंगे। ये बदलाव देखें क्या है। कश्मीरी जो आपने कहा ना टेरर इकोसिस्टम, जो आपका सेपरेटिस्ट माइंडसेट है, जहाँ वो आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो भी कई बार क्या कहते हैं कि इलेक्शन इज नॉट अवर इशू। इलेक्शन जो है ये हमारा इशू नहीं है। और जो वोट डालने भी जाता है, जो उस समय पाकिस्तान जिंदा हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगा रहा है, वो भी वोट डालने निकला है। वो क्या कहता है,
वो कहता है कि ये लोकल इश्यूज के लिए सरकार चुनने जा रहा हूं मैं, बिजली पानी सड़क सुविधा इन चीजों के लिए तो मुझे सरकार के इलेक्शन तक की बात कह रहा हूं मैं, 2014 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं लोकल, बाकी जो बड़े मसले हैं वो बाद की बात है। और उस समय जो इलेक्शन लड़ते ही हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ा, चाहे कांग्रेस ने लड़ा, बीजेपी ने भी लड़ा है, बीजेपी ने भी वहां इलेक्शन लड़ा है। 2019 का इलेक्शन बेशक नहीं उसने लड़ा है बीजेपी ने लेकिन 2014 का इलेक्शन उसने लड़ा है। बिल्कुल। तो उसके वहां उस समय वो जाके क्या बोलते रहे हैं, वो यही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोकल इश्यूज के लिए है, लोकल इश्यूज के लिए हैं। तो उस माइंडसेट को जो आप कहेंगे कि सेपरेटिस्ट माइंडसेट को वो किसी तरह से आप कहेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ला रहे थे उसका। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, बीजेपी के एक लोकल लीडर ने इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट का, सॉरी असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। तो उसने, आप देखें ना कि आप कहते हैं माइंडसेट क्या है, उसने जो अपना बैनर बनवाया था वो उसने ग्रीन कलर का बनवाया था। ठीक। बीजेपी का जो ऐसे बैनर बनता है, झंडा है वो 2 रंगों का है, उसने ग्रीन कलर का बनवाया। किस लिए बनवाया? कश्मीर में देखे ना माइंडसेट की, मैं उसकी ना माइंडसेट की बात कर रहा हूं, मैं यहां बड़े लोग सुन रहे हैं। तो उसने किस लिए बनवाया? तो बीजेपी ने क्या उसको रोका? इट मींस, इसका क्या मतलब हुआ कि बीजेपी को भी वहां वोट चाहिए था। अब आपकी बात है इंजीनियर रशीद की। इंजीनियर रशीद की जीत के कई कारण हैं, उसको लोग बड़ा सिंपल मानते हैं। उसने असेंबली में जो बात बोली उसने वही बात बाहर बोली, बिल्कुल ठीक है। उसके साथ सेंटीमेंट भी था, वो जेल में बंद है, तो उसके 10 कारण रहे हैं उसको जिताने में। नहीं, अच्छा। इंजीनियर रशीद और उसके पीछे एक खड़ा एक जन समर्थन, देखिए मैंने कहा सेंटीमेंट किस माइंडसेट या किस विचार को लेकर दिया गया वोट इंजीनियर रशीद का। देखिए वो उसके साथ वो आप कहना कि वो सहानुभूति का वोट था उसके साथ। जब 1984 में इंदिरा जी की डेथ हुई, वो बलिदानी हो गई, तो उसके बाद कांग्रेस ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ली। मैंने ब्रूट बोला, इसलिए माफी चाहूंगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ली। क्यों? सिंपैथी वोट था। तो इंजीनियर शीट के साथ भी नॉर्थ कश्मीर में सिंपैथी वोट था। और साथ में ये था कि जब वो 2 बार एमएलए रहा तो लोगों को लगा बड़ा सिंपल और सादा एमएलए है, बड़ा इमोशनल एमएलए है, अप्रोचेबल है। और अब उसने असेंबली में उसने बोला कि मिलिटेंट जो है वो एक रेवोल्यूशनरी है, तो उसने बाहर भी आके वही बात बोली। कईयों को बुरी लगती है। ट्रैक लाइन तो लोगों को पता है ना कि इंजीनियर शीट के ट्रैक लाइन पर चलने वाला है। उसने किस सेंटीमेंट को एड्रेस किया? वही चीज कह रहा हूं ना मैं। देखो उसने वो नब्ज भाई मेरा सवाल यही था कि इंजीनियर शीट के पीछे जो जन समर्थन था वो किस सेंटीमेंट के साथ दिया गया वोट है, उसी पर। तो मेरा वही है कि जो अलगाववाद पर हम चोट करने की बात कर रहे हैं, जो अलगाववाद को खत्म करने की, टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने की, प्रो पाकिस्तान माइंडसेट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्या उसमें एक कामयाबी मिली है? एक तरफ हम इंजीनियर शीट की जीत का कंपैरिजन करें तो देखें, जमाते इस्लामी को दोबारा से चुनाव में खड़ा करने के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें देखें क्या है, हर घर तिरंगा अभियान फिर शुरू हो गया हमारी स्टेट में, अच्छी बात है। पिछले साल भी चला, उससे पहले भी चला। तो हर घर तिरंगा अभियान जो है ना, उसको आप अब हर घर तिरंगा अभियान की कामयाबी को उसमें लोग निकल रहे हैं और ये कहें कि बदलाव हो गया, कश्मीर बदल गया। क्या उसने दिल से उठाया है या उसने फोटो खिंचवाने के लिए उठाया है? आप देखें ना माइंडसेट क्या है उसके, माइंड को या फिर हालात ऐसे हैं कि उसको उठाना पड़ा, कि वो उसको उठाना पड़ रहा है। तो उसके कई कारण हैं। आप कहेंगे सेपरेटिस्ट की जो आइडियोलॉजी है, जो माइंडसेट है, मुझे नहीं लगता है कि उसको हम पूरी तरह से एड्रेस कर पाए हैं। उसको हम पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। उसका कारण आपने फिर बात कही, जमाते इस्लामी की भी बात आई इसमें। मैं जमाते इस्लामी की बेसिक आइडियोलॉजी क्या है? जमाते इस्लामी की बेसिक आइडियोलॉजी है कि हमें शरीयत लागू होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। वो क्या कहते हैं, चाहे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हमें मिलती है तो हम इससे आए। तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ निजाम मुस्तफा लाना चाहते हैं, लेकिन क्या, आराम से, तरीके से। 5 साल लगे, 10 साल, वो तो एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी होती है बस। तो वो जिहादी आइडियोलॉजी है, तो आपने उसको एड्रेस नहीं ना किया है। तो क्या आप लेकिन आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं? देखें आज जमाते इस्लामी वाले वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। लेकिन जमाते इस्लामी तो आज से 20 साल पहले भी इलेक्शन लड़ रही थी। तो फिर आपकी कामयाबी क्या है? हाँ, जमाते इस्लामी अगर ये कहे कि भाई हमारी कामयाबी, आपने अच्छा काम किया है, वो जमाते इस्लामी कहे हो हाँ भाई हमारी ये आइडियोलॉजी नहीं है, हम यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं चाहते, हम यहाँ शरिया नहीं चाहते हैं, हम यहाँ एक टोटल सेक्युलर गवर्नमेंट जो बनेगी हम उसी के मुताबिक चलेंगे और हम वही गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, हम इस्लाम के नाम पे वोट नहीं मांगते। समील साहब, ये कई सारे सवाल हैं, हमें लगता है कि बहुत तस्वीर अभी भी बड़ी भयानक है, भयावह है, लेकिन हम गुडी पोजीशन बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि सब बदल गया।
देखिए, जहाँ तक नेशन का सवाल है ना, नेशनल लेवल पे तो इसको प्रोजेक्ट करना ये एक हमारी चीजें जम्मू कश्मीर के लोग फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं ना। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग, मैं कह रहा हूँ कश्मीर को आप छोड़िए, जम्मू में ऐसी फीलिंग है। हाँ। जम्मू में भी ऐसी फीलिंग आज तो ये भी लग रहा है कि जम्मू को लग रहा है कि हम भी ठगे गए। बिल्कुल। और कश्मीर वाले तो अब चुटकी ले रहे हैं जम्मू वालों पे, भाई आपने बड़े ढोल नगाड़े पीटे, अब बताइए क्या हाल है। हाँ, अब जम्मू वालों को भी समझ आ रही है कि जो कश्मीर के लोग कह रहे हैं, हम भी इसी प्रकार से ठगे गए हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हम लोग ऐसे ही रहे हैं, किसी को मतलब नहीं था करके हम कहते थे, उन्होंने हमें ठगा है। हम ये कहते थे कि हमें कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने या डिस्पेंसेशन ने हमें ठगा है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो नेशनल लेवल पे भी हम ठगे गए हैं करके। दूसरी चीज जो आप ये कह रहे थे, इन्होंने भी उसके ऊपर मैं वो किया कि इंजीनियर रशीद का जो इलेक्शन जीतना है, देखिए, ही हैज प्लेड टू द गैलरी, सेंटिमेंट को उसने एक्सप्लॉइट किया है। क्या? एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को उसने एक्सप्लॉइट किया है। बाकी जो इन्होंने कहा करके मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि उसको सिंपैथी भी मिला कि जेल में है, अच्छा काम किया। बट मेनली उसके जीतने का कारण था कि उसने ये जो फीलिंग्स थी उनको एक्सप्लॉइट किया है, एंटी इंडिया फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट किया है। एज अ रिजल्ट वो जेल में भी जीत गया। यही चीज की जो उसके पीछे जो जन समर्थन, वही ना, क्या अपने उस जन समर्थन ने अपने उस विचार को दोबारा से एस्टेब्लिश किया है कि हम आज भी उस विचार के साथ खड़े हैं, और जो इसी बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। देखिए, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक और बड़ा पहलू, मुझे लगता है एक और बड़ा खतरा यह भी है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चलिए जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स के लिए या सरकार बनाने के लिए कुछ हद तक एक्सप्लॉइट करती रही, लेकिन अब कश्मीर के हालात उनको ये बता रहे हैं कि भाई आप भी अगर उसी लाइन पर चलोगे तो आपके लिए भी आगे मौके हैं। तो इसलिए उनके दोबारा से उसी ट्रैक पर चलने के चांसेस बढ़ रहे हैं, इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी वाली बातों को देखकर। देखिए, ऐसा है कि हम भी थोड़ा 2 कदम और आगे चलकर भारत के खिलाफ बात करेंगे तो कश्मीर में हम दोबारा से बहाल हो जाएंगे। देखिए, वो ये जो भारत के खिलाफ या एंटी इंडिया जो चीज़ है, ये तो कोई भी पॉलिटिशियन जो कश्मीर में है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे। वही तो हम बात कर रहे हैं कि आज भी स्थिति परिस्थिति तो वही हो रही है ना। लोग जो हैं, बेसिकली मैं जो बात करना चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं, ग्राउंड लेवल के लोग हैं, हमें चाहिए कि उनकी मानसिकता को बदलना है, ना कि पॉलिटिशियन की मानसिकता। पॉलिटिशियन की मानसिकता अपने आप बदलेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पॉलिटिशियन के पीछे पड़े हुए और लोगों के पीछे बदलेगा सब कुछ, वो करेगा, वो आवाज देगा, कौन सुनेगा? जो सुनने वाला है। वी आर नॉट एड्रेसिंग कि जो सुनने वाला है। हमको चाहिए कि हम सुनने वाले को एड्रेस करें और उसके साथ में जाके बातचीत करें, उसके साथ में जितनी बातचीत हो वो है। हम पॉलिटिशियन को बुला लेते हैं, दिल्ली में बुला लिया, वहां बात कर ली, यहाँ पे बात कर ली, दे कांट डू, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है आज के दिन में। फॉलोइंग है तो लोगों की अपनी है, जो लोकल वहां के रह रहे हैं या लोकल उनका कोई नुमाइंदा है, वो फॉलोइंग है। उनको एड्रेस करना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं वही बात कह रहा हूं कि हमें इंडियन गवर्नमेंट को या भारत सरकार को वहां एक इंजीनियर शीट पैदा करना चाहिए। कौन सा इंजीनियर शीट पैदा करना चाहिए? जो हिंदुस्तान की बात लोगों के बीच खड़ा होके आराम से करे, उनको समझाए। देखें, आप एक लीडर ले आते हैं, उसको पता है कि मैं अभी बीजेपी के साथ हूं या कांग्रेस के साथ हूं, तो वो आके हिंदुस्तान की बात करता है। किस लिए करता है? उसको पता है कि मुझे पावर मिलनी है। जो ये सोच के वहां बात जब करेगा कि भाई मुझे पावर नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे यहां हिंदुस्तान का ही नारा देना है, वैसे लीडर वहां पे आपको चाहिए। नहीं, सरकार तो कह रही कि वैसे हालात तो बन गए, देखिए वहां तिरंगे झंडे भी चढ़ाए जा रहे हैं, लोग वहां पर खुलेआम घूम भी रहे हैं, सुरक्षा को लेकर किसी को कोई खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात बहुत अहम पहलू है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चर्चा हो रही है, हम भी चर्चा कर रहे हैं, भारत सरकार भी हवाले दे रही है, लेकिन उस पूरे हवाले में, उस पूरे हालात में, उस पूरी चर्चा में जम्मू को लग रहा है कि हमारी बात नहीं हो रही। देखिए, जम्मू की बात, जम्मू सिर्फ कश्मीर की बात हो रही है, पहले भी होती रही है और आज भी हो रही है। देखिए, जम्मू के साथ तो जम्मू 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की बात में जम्मू की बात नहीं हो रही। देखिए, जम्मू जो है ना, क्या आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल। देखिए, जम्मू जो है ना, वो हमेशा ना आप कहें राष्ट्रवाद की भेंट चढ़ा है। ठीक, जम्मू जो है राष्ट्रवाद की भेंट चढ़ा। कश्मीर में हालात खराब हैं तो जम्मू के लोग अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। क्यों यार? इस पे कश्मीर में असर पड़ेगा, वहां जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है वो मजबूत होगा। यही एक नैरेटिव यहां दिया जाता रहा है।
और कश्मीर जम्मू के लोगों को या जम्मू की पॉलिटिक्स को या जम्मू के सेंटीमेंट को हमेशा हिंदू या मुस्लिम के तौर पे इस्तेमाल किया गया, या फिर जम्मू वर्सेस कश्मीर के नाम पे इस्तेमाल किया गया। जम्मू के लोगों को जम्मू के लिए, जम्मू के हितों के लिए जब वो आवाज उठाए, उनकी आवाज को उसी तरह से दबा दिया गया। नहीं, अभी आप चुप रहिए, अभी आप शांत रहिए। आप ये देखें ना, तो अभी आपने कहा कि 370 हट गई तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट जो कठुआ में हो रही है, आपके पास सांबा में हो रही है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। तो कठुआ और सांबा में तो पहले भी इंडस्ट्रियल जो और भी बड़ी चीजें कहते हैं, देखिए IIT दे दिया, IIM दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, एम्स दे दिया, उससे कोई ये प्रोजेक्ट ऐसे होता है कि भाई 370 था तो शायद ये सारी चीजें हम दे नहीं सकते थे। अब 370 हटा तो हम देने में हम समर्थ हैं, हम दे सकते हैं। देखें ऐसा है उसका, ये ऐसे ही प्रोजेक्ट होता है ना यहाँ पे। देखिए अब वही बात है ना कि लोगों में आपने नैरेटिव क्या दिया, आपने पिछले 70 साल से या पिछले 50 साल से एक नैरेटिव चलाते रहे कि मैं दरबार मूव की बात करूं, ये खतरनाक है, ये इससे पैसा हो रहा है, अल्टीमेटली लोगों के दिमाग में बैठ गया। ठीक है, यही बात नैरेटिव जो है कश्मीर में एंटी इंडिया फोर्सेस जो थे उन्होंने दिया कि भाई हिंदुस्तान आपको तंग कर रहा है, हिंदुस्तान आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो एक तरह क्रेसेंडो बन गया। तो वो आपका 1987 में आके एक तीली लगी तो वो फट गया, तो वो आपने मिलिटेंसी देखी। यही जम्मू में होता रहा कि भाई कश्मीरियों ने आपको एक्सप्लॉइट किया, जो कश्मीर की जो डिस्पेंसेशन है, कश्मीर सेंट्रिक रहे, लीडर रहे, NC रही है, PDP रही है, कांग्रेस जो भी रही है, तो भाई ये आपको एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, तो लोगों को भी दिमाग में यही रहा कि भाई यही हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरा क्या आ जाता था कि भाई आपने कुछ आवाज उठाई, आपने ज्यादा शोर किया, तो फायदा कौन लेगा? कश्मीरी लेगा। यही चीज है कि सरकार कह रही है सब बदल गया, हमने बहुत कुछ दे दिया, उसी में जम्मू महसूस कर रहे हैं कि इतने सारे बदलाव में, इतने सारे विकास में, इतने सारी चीजों में मुझे मेरा हिस्सा कहाँ है? 370 हटने के बाद जो है वो जम्मू को क्या मिला? नहीं, देखें उसका, आप देखें उसको मिला तो बहुत कुछ है। हाँ। मिला बहुत कुछ है, आप उसे तरह नहीं कह सकते हैं। नहीं, मेन पैरामीटर जो था, मेन पैरामीटर 370 नहीं हटने से और 370 हटाने का सबसे बड़ा दावा जम्मू का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्या वो हुआ इन 5 सालों में? देखें उसको बड़ी लंबी बहस है, जैसे कुछ लोग कहते हैं सबसे बड़ा कंसर्न तो जम्मू का यही था ना कि 370 नहीं होने से या 370 रहने से जम्मू को हम ये चीजें नहीं दे पा रहे, या जम्मू का इन पैरामीटर पर, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो हमने तोड़ दिया। अब जम्मू को इन तीनों चीजों में बराबरी होगी, क्या मिली? नहीं, देखें उसका फिर जम्मू की एक बड़ी डिमांड थी कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। क्या बनाया किसी ने? उसकी बात करें तो राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। मैं वही ना, फिर जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। नहीं, क्या आपने कहा कि आपको पॉलिटिकल इंपावर किया जाएगा जम्मू को, जो पॉलिटिकल जो बैलेंस है वो कश्मीर की तरफ ज्यादा है, जम्मू की तरफ कम है। ठीक है, लेकिन क्या आपने जम्मू को उसके बराबर किया? नहीं किया। आपने जम्मू उसके बराबर किया? नहीं किया। आपने क्या किया? आपने पार्लियामेंट की एक सीट आपने उसको कश्मीर के साथ जोड़ दी, कश्मीर में डाल दी। ठीक है, राजौरी की। उसको क्या गिना जाता है? कश्मीर की सीट। आप उसको जम्मू की सीट क्यों नहीं बोल पाए आज तक? नहीं गिना क्या जाता, वो तो हकीकत है। आप देखिए ना, राजौरी अनंतनाग सीट पर कौन कैंडिडेट्स खड़े हुए वहां पे? सब कश्मीर के हुए। अगर जम्मू में होती तो या बीजेपी वहां अपना कैंडिडेट खड़ा करती, नहीं उसको भी क्लेम कर सकती, भाई देखिए हमने जम्मू की बनाई थी इसलिए हमने इस पर कंटेस्ट किया। वो एक अलग, मैं ये कह रहा हूं कि आपने उसको कश्मीर की सीट गिना। आपके कश्मीर की पहले भी 3 थी, अब भी 3 है। आपने उसको उस तरह से, तो आपने ये क्यों नहीं कर सकते थे कि भाई इसको कश्मीर की सीट नहीं, जम्मू की सीट है, ये जम्मू की 3 सीट है, आप वो भी नहीं कर सकते। कश्मीर के लीडर ये नैरेटिव बनाने में तो कामयाब हो गए कि हमारी 3 सीटें, हम 3 जीतेंगे। जम्मू वाले नहीं कह पाए, या बीजेपी ये नहीं कह पाई कि भाई हमने 3 सीटें बना दी, एक जम्मू के साथ जोड़ दी, तो हम तीनों जीतेंगे। जम्मू ये नहीं हो पाया। सबसे बड़ा फायदा हुआ आपके गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को, उनको ये कुछ चीजें हैं, जैसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की जा रही है। अभी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को जो है वो वोटिंग हो गया, नागरिकता अधिकार हो गया, बाहर जो बेटियां थी उनके अधिकार खत्म हो गए थे, वो चीजें, वो कुछ पैरामीटर सरकार वो कहती कि हमने ये बदला है। बस वही चीजें समय वही कहना चाह रहे हैं, वही मैं कह रहा था कि हमने कुछ प्रोग्रेस किया है। 370 जो है हटाने से कुछ स्टेट के अंदर में कुछ प्रोग्रेस कश्मीर में भी हुआ है और कुछ प्रोग्रेस जम्मू में भी हुआ है।
लेकिन 5 साल का अरसा गुजर गया है करके जो टेंजिबल रिजल्ट्स हैं, एक्सेप्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना, जैसे आप कह रहे थे एम्स बन गया, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द सेंटर से, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। नहीं देखिए, सेंटर से किसी भी सरकार को मैं जो पॉइंट कहना चाहता हूं कि सेंटर से इतना ही पैसा पहले भी आता था, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां होता था उसका आज तक किसी को कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। तो इस बार जो सेंटर ने पैसा दिया है तो वो सेंट्रली कंट्रोल्ड मॉनिटर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ये तब आया है। ठीक है, अगर ये स्टेट लेवल में दिया होता फिर हम देखते क्या बनता, कितना बनता, तो पता लगता। बिल्कुल सर, तो देयरफॉर अभी तक मैं जो कहूंगा कि जो सेंटर मॉनिटर्ड स्कीम्स हैं, ठीक है ना, वो चल रही हैं। स्टेट लेवल के ऊपर में देयर इज नथिंग, किसी के लिए कुछ नहीं है जम्मू में। तो श्रीनगर में क्या हुआ है, वन हैज टू गो एंड सी देयर। श्रीनगर में बहुत कुछ हो गया है जो लोग कहते हैं करके, और इम्प्रूवमेंट हुई है सिचुएशन में। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि लोग जो हैं वहाँ के, इंजीनियर रशीद जो इलेक्ट हुआ है करके, आपने भी कहा था करके, वो सेंटिमेंट तो एक था लेकिन वो आइडियोलॉजी भी है। वही चीज है ना, उस आइडियोलॉजी पर चोट करना ही सबसे बड़ा, वो आइडियोलॉजी को हमने एड्रेस नहीं किया है। उस आइडियोलॉजी को हमने एड्रेस नहीं किया है बिकॉज वो आइडियोलॉजी जो है वो है मेन लोगों में, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, वो जो रह रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी अभी तक वही है। और मैं अगर आपको कहूँ कि मैंने एक आदमी को 3 बार पकड़ा, मिलिटेंट जो था करके, लोकल फ्रॉम, 3 बार पकड़ा। कौन था वो? क्वालिफाइड इंजीनियर। 3 बार पकड़ने के बाद में जब मैंने उसको पर्सनली जाके मिला और मैंने कहा देख तेरे घर वाले जो हैं तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तू जाना। कहता मेरा घर वाला है कोई नहीं। तो मैं ये पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ, ये लेवल ऑफ मोटिवेशन है उनका, ये लेवल ऑफ जो उनका इस प्रकार से उनका वो मतलब बनाया गया है, उनको इस प्रकार से तैयार किया गया कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस आइडियोलॉजी को ख़त्म करने के लिए दे रहे हैं, इसके लिए एक हमें अभियान चलाना पड़ेगा एट द लोकल लेवल, ताकि इसको हम जो है कंट्रोल कर सकें, इसको पैसिफाई कर सकें। और वो पैसिफिकेशन के लिए लोगों को ग्राउंड में जाके काम करना पड़ेगा। प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को काम नहीं करना चाह रहे थे। बात कर रहा था, आपने कहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए एम्स यहाँ कब से बन रहा था, आपके पास जो 2 टनल जो बनी है, नाशी टनल और टनल जो है, ये आपके 370 हाईवे का प्रोजेक्ट हो गया, ये पुराने प्रोजेक्ट। तो अभी आपने कहा ना कि इकोनॉमी, आप स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन को देखें, बात हो आज से आपके पास 10 से 15 साल पहले हमारी जो लायबिलिटी थी वो क्या थी, वो 30,000 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अभी जो बजट आया है उसमें अगर हमारी लायबिलिटी और आप देखें वो 1,13,000 करोड़ से ऊपर है। तो आप देखें फाइनेंशियली हम कितने डाउन गए हैं। फाइनेंशियली हम मुझे नहीं लगता कि अगर यही कंडीशन रही है, देखें बोलने को तो बहुत कुछ है कि भाई हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारी 7.5% ग्रोथ रहेगी, लेकिन ये जो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी तो आपकी बढ़ेगी और क्या ये हम इसको सस्टेन कर पाएंगे? तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसका जवाब तो किसी ने दिया नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। वो आपकी अगर एक मिनट, ये इनकी बात बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिकली हम लोगों के ऊपर में जो कर्जा है वो बढ़ रहा है, लेकिन ये कर्जा जो बढ़ रहा है इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, किस कारण से है करके, वो वजह जो है वो जानने की जरूरत है। वो वेदर स्टेट लेवल से कर्जा बढ़ रहा है या सेंटर के कारण बढ़ रहा है। सेंटर जो आपको पैसा दे रहा है तो आप इस कर्जे को क्यों नहीं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कर्जा और क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? तो दिस इज ए मैल फंक्शनिंग एट द स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल लेवल। तो नेचुरली वो उसका कोई अकाउंट ही नहीं होगा। कल को जम्मू कश्मीर के लोगों को ही उसको बियर करना है ना, उसी रूप में जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स भी लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स भी लग रहे हैं, ये सारी चीजें। नवीन साहब, सबसे एक मुझे लगता है बड़ा सिंपली इसको हम वैसे ही कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इतना कुछ बदल गया, हालात सब बदल गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि वहां आपको हालात इजाजत नहीं दे रहे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराइए। देखें, ऐसा है कि जब डेमोक्रेसी बहाल नहीं हो पा रही पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में, तो ये दावे कहां रह जाते हैं? देखें, इलेक्शन कराने के लिए ना बहुत सी चीजें चाहिए आपको। फिर वही वाली बात आती है कि आपके नॉर्मलसी के जो आप क्लेम करते हैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। आपने कहा ना कि लोगों में हम ये कहेंगे एलिनेशन की बात हो रही है, इससे थोड़ा सा टॉपिक से हटके बात है ये कि हमने क्या किया।
कि आपने यहाँ डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया है, यहाँ आपने स्टेट को मजबूत बनाया है। आपने थोड़े दिन पहले एलजी साहब को कि उनकी जो पावर है वो बढ़ा दी गई है, सीएम के जो पावर है उसका जो कद है आपने कर्टेल कर दिया है। इट मीन्स आपने आप उससे भी जो है आपने कहा ना लोगों में क्या कहीं ना कहीं उसमें भी लोगों के दिमाग में ये गया है कि ये हमें पावर नहीं देना चाहते, दिल्ली भी हमें कमजोर रखना चाहती है। आप उस सेंटीमेंट को एड्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं? एक चीज एक तरफ आप देखिए लगातार डिग्रेड किया जा रहा है ना, स्टेट से यूटी बन गई, एलजी आ गए, मुख्यमंत्री उनके नीचे काम करेंगे। नहीं मैंने कहा ना कि आपके पास ये बड़ा अच्छा मौका था, आप इलेक्शन करवा रहे हैं, आप ये कहते कि नहीं जो सीएम की पावर होनी चाहिए, मतलब पावरफुल सीएम चाहिए। अब आपके पास पावरफुल सीएम नहीं है, आपके पास तो आपने दिल्ली में जो केजरीवाल सीएम केजरीवाल, आपने उनका हाल तो देखा ही है, वो लड़ते ही रहते हैं, राजभवन और सीएम हाउस की लड़ाई नहीं। अब कल को इलेक्शन होती भी है या स्टेट मिलती भी है तो पता नहीं है कि वो एलजी के अंडर कब तक रहेगी, एलजी पैटर्न की ही सरकार रहेगी जम्मू कश्मीर में। जो एलजी की पावर बढ़ाई गई है उसके बाद ये उम्मीद लगी है कि यहाँ इलेक्शन हो जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन पावर सेंटर क्या रहेगा? पावर एलजी के पास रहेगी। एलजी पावर किसके? आपके पास सीएम जिसको लोगों ने चुना है उसके पास पावर उसकी ताकत कम है, उसकी ताकत अपॉइंटेड है उसकी ताकत ज्यादा है। आपने कहां लोगों को एड्रेस किया है? आपने उस एक सेंटीमेंट को जो आज की डेट में झंडा जिसकी बात कर रहे हैं आप, झंडा उठा के चल रहा है कि तिरंगा झंडा उठा लिया, उसने किस लिए उठाया है उसके अलग कारण है, उस पर बहस हो सकती है। वही चीज है, तिरंगा झंडा उठा लिया, लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या देखिए जिन लोगों, अच्छा मैं वही कहूंगा जो आप कहेंगे सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, है ना, अब वो शांत बैठे हैं या उनके आइडियोलॉजी चुपचाप बैठे हैं, चलो समझौता कर लेते हैं टाइम भी, वो जब प्रोपोगेट करेंगे इसी चीज को कहेंगे हम तो इसीलिए कहते हैं क्यों दिल्ली आपको कुछ देना नहीं चाहती, तो इसलिए हम चाहते हैं उसके लिए तो स्पेस है ना उनके लिए, वो स्पेस तो है। आपने फिर छोड़ दी उनके लिए। हमें लगा था कि जब 5 अगस्त 2019 को आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, 35 हटा दिया, तो उस समय मैं ये मानता था कि जम्मू कश्मीर में ग्रे जोन खत्म हो गया है, आपको लाइन के इस तरफ होना पड़ेगा या लाइन के इस तरफ होना, बीच में चलने वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन और जो सेपरेटिस्ट के लिए आपने स्पेस तंग कर दिया है, लेकिन इस ऑर्डर ने उनके लिए कहीं ना कहीं स्पेस थोड़ा सा बढ़ा दिया उस आइडियोलॉजी के लिए। बड़ा संक्षिप्त में, ये ग्रे जोन पहले भी थी अब भी है, हमें लग रहा है ये रहेगी, ये स्क्वीज नहीं हुई, ये कम नहीं हुई। देखिए ये रहेगी बिकॉज यहाँ पे जो आज के हालात हैं प्लस सेंटर का जो रवैया है जो मैं देखने में आ रहा है कि जो उन्होंने एलजी की पावर बढ़ाई है वो बिल्कुल इंटेंशनली बढ़ाई गई है। कारण पॉलिटिशियन को यहाँ पे वो अभी तक ऐसा नहीं समझते हैं कि वो इस स्टेट को उस ढंग से चलाएंगे और मिलिटेंसी के ऊपर में मिलिटेंसी का जोर यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट आने के बाद में नहीं होगा, उसके कारण से एलजी की पावर बढ़ाई। एक चीज और कि ये सारे फैसले कश्मीर सेंट्रिक हैं, बिल्कुल, कि कश्मीर को ध्यान में रख के ही ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। जम्मू बिल्कुल नजरअंदाज है, क्योंकि अगर आप बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो जम्मू में तो वैसे हालात नहीं है जो कश्मीर में है, लेकिन फैसले जो हैं वो सिर्फ आप कश्मीर को केंद्र में रख के कर रहे हैं। देखिए आपका ट्रबल जोन क्या है, आपको पहले ट्रबल जोन को हल करना है ना। तो ट्रबल जोन जो है वो अभी जैसा आपने कहा ग्रे जोन वाली बात है। देखिए ये कश्मीर कश्मीर सेंटर की पॉलिटिक्स रहेगी, ये बदली नहीं हो सकती है। चलिए बड़ी बात यह है कि इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या खोया क्या पाया, पूरी चर्चा आपके सामने है। सरकार बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं की दावे कर सकती है, बड़े बड़े बजट्स की बात कर सकती है, लेकिन वही बात है कि ट्रबल जोन आज भी कश्मीर है, दुलार आज भी कश्मीर की तरफ है, और जो फैसले लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर वो आज भी कश्मीर सेंट्रिक ही हैं। और बड़ी बात यह है कि जो टेरर इकोसिस्टम को ब्रेक करने की बात थी, जो ग्रे जोन की बात यहां आई है, जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट को तोड़ने की, उसको खत्म करने की या उनकी जमीन खत्म करने की बात यहां चली थी 370 की आड़ के पीछे, कि 370 खत्म होने के बाद हम इन पैरामीटर्स पर कामयाब होंगे। हमें लगता है कि आज भी स्थिति परिस्थिति वैसे ही है, और इसलिए भारत सरकार को हमें लगता है नए सिरे से इन चीज़ों को देखना होगा और गंभीरता से इसके ऊपर निर्णय लेने होंगे। फिलहाल ये कि जम्मू कश्मीर की इस पूरी सियासत में जम्मू आज भी ठगा हुआ ही महसूस हो रहा है और कश्मीर आज भी आपकी पकड़ में नहीं आ पा रहा। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ रूम 24 देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए।